हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। पर्यावरण के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ और ये 30 क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जाम में मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चैनल को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है? वैसे तो सबको नॉर्मल मालूम होता है कि हाँ क्या होता है ध्रुव तारा, लेकिन जब जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन होता है डायरेक्शन को लेकर हमारे। उत्तरी तारा, दक्षिणी तारा, पूर्वी तारा, पश्चिमी तारा। तो ध्रुव तारा हमेशा होता है उत्तर में। कहाँ होता है? उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा है 23 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी या 23 डिग्री दक्षिणी। एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा यूपी टेट 2017 में। तो मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में होगा इक्वेटर, मतलब कि विषुवत रेखा 0 डिग्री। ये ऊपर वाली होती है मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैंसर है, इसको हम लोग कहते हैं 23 डिग्री। अब देखिए ऊपर है तो 23 डिग्री नॉर्थ हो गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो नीचे वाली होगी ये क्या है? ये नीचे वाली है, ये क्या है भाई? मकर रेखा साउथ में है। कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए ग्रह दो टाइप के होते हैं। ग्रह का मतलब, उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट। जैसे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। हम लोग तो सैटेलाइट बहुत सारी लॉन्च करते हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है मतलब प्राकृतिक जो उपग्रह है वो क्या है? मून। तो ऐसे ही टाइटन जो है वो किस ग्रह का मून है, ये पूछा गया आपसे। तो ये है सैटर्न का। किसका? सैटर्न का, मतलब कि शनि ग्रह। और इससे टाइटन से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक यूनिवर्स में जो जितने भी हमने ग्रह या उपग्रह ढूंढे हैं, तो उनमें एरिया वाइज ये सेकंड नंबर पे आता है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? तो ये है गैनीमेड। गैनीमेड कौन से ग्रह की है? ये है जुपिटर की। जुपिटर की। सेकंड नंबर पे एरिया वाइज कौन सी आती है? वो आती है टाइटन। ठीक है, टाइटन कौन से ग्रह की है? सैटर्न, मतलब कि शनि। जुपिटर को हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। ये क्वेश्चन आया यूपी डेट 2016 का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। कभी कभार इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। और बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, क्योंकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको नहीं पता होता है हिंदी में क्या कहते हैं ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है वो ये सुन रहे हैं, तो ये तो वो जानते हैं कि अपने यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है 21 जून, योगा दिवस। इसका मतलब बड़ा दिन यहाँ कब होगा? जब सन यहाँ होगा, इसके सामने होगा, तभी तो बड़ा दिन होगा। और जब अपने यहाँ छोटा दिन होगा सबसे, अपने यहाँ इंडिया में सबसे छोटा दिन कब होता है? वो होता है 22 दिसंबर को। ठीक, तो यहाँ पे सन होगा। इसका मतलब सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की। ये दक्षिणी गोलार्ध है।
ठीक। तो यहाँ बड़ा दिन कब होगा? जब सन यहाँ होगा। तो यहाँ कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि। तो इस क्वेश्चन में मेनली तो वैसे जो मुख्य आंसर बनता है वो बनता है वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है बरसात, रेन। ठीक है, वर्षा। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, पानी गिरना। लेकिन जो पानी गिरना भी होता है वो भी डिपेंड किस पे होता है? तापमान पे। ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रमुख आंसर होगा वह वर्षा है। जो मेन पॉइंट की बात है वो वर्षा पे डिपेंड होती है कृषि हमारी। ठीक है। तो वर्षा का इन्होंने पर्यायवाची लिखा है वृष्टि, इसलिए आप लोग ये मत सोचे वृष्टि क्या दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है? देखिए, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है तो थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में इलेबोरेट कर देता हूँ। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक, पूरी अर्थ गोल नहीं है, थोड़े बहुत मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है। बात करता है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड लाइन हमको पता है ना, लॉन्गिट्यूड लाइन जैसे जो हमें टाइम बताती है, ये 0 डिग्री निकलती है लंदन के ग्रीनविच सिटी से। कहाँ से निकलती है? 0 डिग्री निकलती है लंदन के ग्रीनविच सिटी से। और इंडिया में कहाँ से टाइम आता है? वो आता है 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक। अब आप मान लीजिए, आप किसी भी डिवाइस से पढ़ रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो आप क्या मान लीजिए, जैसे आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, बचपन में हम सब ने वर्ल्ड मैप पढ़ा है, तो वो पेपर की तरह होता है इस टाइप से। जरा मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो ये वाली जो लाइनें होती खड़ी खड़ी, ठीक है, इनको कहते हैं यामोत्तर रेखा है या फिर मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। तो मानते हैं हम लोग कि हमारा ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है। ये कहाँ कहीं इंडिया है हमारा। इंडिया को मैं अलग से मार्क कर देता हूँ कि ये हमारा इंडिया है। भारतीय प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसको हमने मार्क कर दिया। यहाँ से निकलती है 0 डिग्री। थोड़ी समझ पैदा करिए, ज्योग्राफी बहुत ईजी है। यह 0 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसे लाने जाती हैं। भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों है तो पृथ्वी गोल है ना, तो दोनों तो पास ही पास होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है? ये आता है अलास्का का क्षेत्र। अलास्का मतलब रशिया, सॉरी, अलास्का हमारा वो पार्ट है जो यूएसए का रशिया से खरीद लिया था। ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, नीचे हमारा साउथ अमेरिका, ऊपर रशिया का ये पार्ट है। ठीक। तो जब पृथ्वी को हम लोग इन दोनों पे कोनों को, इस वाले कोना और ये वाला जो हमारा कोना है, इन दोनों का अगर ज्वाइन कर दे बैक साइड से, तो हमारा कुछ इस तरीके का मैप आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं आपको एक दूसरा रूप दिखाता हूँ मैप का। ये आया मेरा यूएसए का पार्ट, ये आया मेरा रशिया का पार्ट। ठीक। ये पृथ्वी का दूसरा हिस्सा है। अगर दो पेपर, जहाँ पे पेपर कट होता है, उन दोनों को कटिंग को मैं ज्वाइन कर दूँ तो कुछ इस टाइप का मैप आएगा बीच में। तो यह अगर यहाँ पर 0 डिग्री है तो यहाँ से क्या निकलेगी? 180 डिग्री। यहाँ से निकली 180 डिग्री। ठीक। 180 एक साइड और 180 एक साइड। जैसे कि ये 0 डिग्री ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री भी आएगी 30 नंबर की। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ये रेखा है हमारी, ये हो गया 180 और नीचे हो गया 180। ठीक। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये बिल्कुल क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हम इसको टाइम के हिसाब से बांटते हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूड रेखा होती हैं, इनको हम टाइम से अकॉर्डिंग बांटते हैं, तो क्या होगा भैया? 12 घंटे ये हो गए, 12 घंटे ये हो गए, 24 घंटे हो गए,
तो उससे क्या होगा, डेट बदल जाएगी। क्या होगा, डेट बदल जाएगी। और जब डेट बदल जाएगी तो 180 डिग्री मेरिडियन रेखा क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बन जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल यहाँ से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से निकलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निकलती है रूस और अलास्का। अलास्का वह क्षेत्र है जो रूस के ज़ार ने, जो रूस के किंग हैं, उन्होंने यूएसए को बेच दिया था। अब वो अलास्का के नाम से आ सकता है, यूएसए के नाम से आ सकता है। उन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये जो लाइन मैंने ब्लू वाली बनाई है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये वाली जो है, ये लाइन, ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। तो इन रेखा रूट से एक और सवाल बनता है कि ये रेखा कहाँ से निकलती है। ये निकलती है बेरिंग जल संधि से। बेरिंग जल संधि से, क्योंकि बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका को अलग अलग करती है, पृथक करती है। बेरिंग जल संधि से मैं लिख दे रहा हूँ, बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन आ चुका है कि बेरिंग जल संधि किन दो क्षेत्रों को अलग करती है। तो एशिया को अलग करती है उत्तरी अमेरिका से। पहला आंसर ये हो गया। नोट करते जाइएगा आप लोग, मैं हर चीज़ में नोट नहीं कर सकता यहाँ पर। दूसरा आंसर रूस को अमेरिका से। तीसरा आंसर रूस को अलास्का से। तो इसमें से 3 आंसर आ सकते हैं, या फिर पूछ सकता है और इसका उल्टा भी कि कौन सी जल संधि अलग अलग करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है। इसके बारे में मुझे स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, और कौन सा सही स्टेटमेंट है उसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन, एक समान गति से चलने वाला तारा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल से एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके सिरे पर पूंछ होती है, उसको हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। वह उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसको कहते हैं टूटता तारा, क्योंकि हमको उसकी रोशनी नजर आती है। तो आंसर क्या है, आंसर नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, देखते हैं। सूर्य से दूरी पर नहीं, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। तो देखिए, जो नक्षत्र का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ठीक है। तो पृष्ठीय ताप का अर्थ होता है, पृष्ठीय का अर्थ है सरफेस, ताप का मतलब टेम्परेचर। तो सरफेस पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि इससे हम लोग एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हम लोग एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि सन की एज या कलर येलो है, तो इसका टेम्परेचर होगा 3500 से 4500 के बीच में सरफेस का। ठीक है। 3500 से 4500 डिग्री सेल्सियस, ये होगा सन का सरफेस का टेम्परेचर। और इसकी एज होगी अबाउट 4 बिलियन ईयर, और अभी इसकी एज 12 बिलियन ईयर बाकी है। एक अराउंड ये कैलकुलेट किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं हम लोग शुक्र को। मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि आप लोग अगर कमेंट कर रहे हैं, आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है। शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वीनस। तो जुड़वा ग्रह की जगह हो सकता है सिस्टर ग्रह, इंग्लिश में आता है सिस्टर प्लैनेट। ठीक है, वीनस। क्यों है, क्योंकि दोनों में ही टेम्परेचर बदलता है, क्योंकि दोनों ही झुके हुए हैं। पृथ्वी झुकी है ना 23.5 डिग्री, तभी तो टेम्परेचर बदलता है एक जगह का। जैसे हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हो हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं नॉर्थ इंडिया के ही लोग सुन रहे होंगे ऑब्वियसली। तो क्या है, हमारे यहाँ अभी इस समय गर्मी है, फिर दिसंबर में ठंड आ जाएगी। क्यों होता है, क्योंकि ये पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना। सूर्य अपनी धुरी पे कभी भी घूमेगा, वो तो हर साइड से एक ही जैसा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चंद्रमा का अपनी धुरी से घूमना। चंद्रमा के पास खुद की रोशनी नहीं है,
खुद से हम लोगों को एनर्जी नहीं देता है। चंद्रमा हम लोगों को इसलिए दिखता है क्योंकि सन का फोकस उस पे पड़ रहा होता है किसी न किसी साइड से। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, बस एक ही ऑप्शन तो बचता हमारे पास क्योंकि डी तो उपरोक्त सभी है और दो गलत हैं। तो आंसर क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है, ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं इक्लिप्स। कब होता है? देखो भाई, बहुत इजीली समझ लो। कब होगा? यहाँ पे कहीं सन है, यहाँ पर कहीं सन है, ठीक है। इसकी लाइट जा रही है, ये टॉर्च, सन एक टॉर्च की तरह है। यहाँ कहीं मून है, तो इतना एरिया उसे दिखाई नहीं देगा हमें, तो हम कहेंगे भैया ये क्या है? ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। तो सन से फोकस आया, अर्थ ने उस फोकस को रोक लिया एक साइड से, ठीक है। और उसके ठीक पीछे साइड में क्या है? मून। जब तीनों सीधी रेखा में आएंगे तभी पड़ेगा ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, जब तीनों सीधी रेखा पर आएंगे। हम्म। तो सन से फोकस पड़ा अर्थ पे, और उसके उस साइड जो फोकस है, वो जो लाइट पड़ती है सन पे, मून पर सन की लाइट पड़ती तभी हमको दिखता है। इसका मतलब उतने एरिया पे लाइट दिख पड़ेगी नहीं तो हम दिखेगा नहीं हमें, ठीक है। तो सीरीज याद रखिए इस टाइप से कि जब सूरज की लाइट पड़ेगी अर्थ पे, तब हमारा मून पे लाइट पड़ नहीं पाएगी और हमें दिखेगा नहीं। तो देखिए क्या हो गया, अर्थ आ गई बीच में, किसके? सन के और मून के। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तो आंसर ए हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो ध्रुव, हम लोग ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। ध्रुव का अर्थ क्या है? पोल। तो वो नॉर्थ पोल के ऊपर है, इसलिए हमको हमेशा वही दिखाई देता है, ठीक है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है। हालांकि हम लोग मानते हैं, ये आपको एक रीजनल बिल्कुल परफेक्टली एक फैक्ट बताता हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्रुव तारा जो है वो 0.7 डिग्री पोल से अलग है, ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। वलय का अर्थ होता है रिंग। छल्ले बने होते ग्रह के बाहर, देखा होगा आपने, कई सारे जब देखे होंगे सोलर सिस्टम में, अगर देखेंगे किसी गूगल सर्च करके देखेंगे तो आपको एक ग्रह दिखेगा जिसके बाहर सोलर कई सारे रिंग हैं, तो उन्हें कहते हैं वलय, उससे घिरा हुआ है। तो वो कौन सा ग्रह है? देखिए पहला एक, इसमें सी और डी तो गलत हो गया, सी और डी तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? सी एक सूर्य है, मतलब स्टार, और क्वेश्चन कह रहा है ग्रह, ठीक है। अगर होता दिखता हम लोगों को, चंद्रमा दिखता है हम लोगों को, अगर छल्ले उसके पास जो है वलय होते, रिंग होते, तो उनको दिखते। तो बाकी ऑप्शन क्या बचे? मंगल और शनि। तो इसका आंसर है शनि, और शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन में आ सकती है। इसमें टोटल 7 रिंग है, रिंग का मतलब वलय, और वलय होता किस चीज़ का बना हुआ? आइस का और डस्ट का, ठीक। और सैटर्न के बारे में एक और फैक्ट है, सैटर्न के पास 53 मून है। जो लोग कहते हैं कि हाँ चांद से महबूबा हो, तो भैया इनकी 53 महबूबा होती हैं, ठीक है। 53 मून है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय मतलब इग्नियस, ठीक है। आग्नेय का अर्थ है इग्नियस रॉक, बात कर रहा है इग्नियस रॉक की। और इग्नियस रॉक कैसे फाइंड होता है? जब कोई लावा ठंडा हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। तो लावा ठंडे होने पे कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्ट की। इसका एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कायांतरित शैल का उदाहरण है? कायांतरित शैल, देखिए मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, क्वेश्चन कितना भी शैल से आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 टाइप के रॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इग्नियस, किससे बनता है? जब लावा ठंडा हो जाता है। दूसरा होता है इग्नियस को हिंदी में कहते हैं आग्नेय।
ठीक। दूसरा होता है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का समझ पढ़ने वाला को सेडिमेंट, सेडिमेंट का अर्थ होता है अवसाद। ये किससे बनता है? ये बनता है कोई मिट्टी आ गई, जैसे सॉइल हो गया, मिट्टी, या फिर पेड़ पौधे दब गए, उनसे चट्टान बन गई दबे रहने से। ठीक है, फॉसिल और प्लांट्स। ठीक है, स्लिट होता है, दब गई उससे। फिर आता है कायांतरित, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक। जो मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, इसका अर्थ होता है जब इग्नियस या सेडिमेंट रॉक, सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं, वो अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अपने आप को बदल लें, अपना रूप बदल लें। किसमें? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अपना रूप बदल लें। जैसे कि कोयले के खान में हीरा, कोयला किस में परिवर्तन हो गया? हीरे में परिवर्तन होगा। कैसे? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। तो संगमरमर, इसका आंसर है संगमरमर। संगमरमर, चूना पत्थर जो होता है वही संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, संगमरमर जो हम लोग लगाते हैं घर में टाइल्स वगैरह, वो संगमरमर होता है। तो संगमरमर क्या है? उसका प्योरेस्ट फॉर्म हो गई हमारी चेंज होकर, चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में। हालांकि मुझे समझता हूँ कि जो मैंने डिटेल बताई आपको इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में, तो वह सबको समझ में आई होगी। अगर ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं रॉक के ऊपर पूरा सा एक सेपरेट वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निक्षेषण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। दरअसल हिंदी बहुत कठिन लिखी है, इसके बारे में वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए ये वाले। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। देखिए ये जो हैं हमारे, आप ध्यान रखिए, स्टे, बहुत आपको ट्रिक बताता हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है। स्टे, जब भी आपको स्टे वाला वर्ड मिले तो आप समझ लीजिए इसमें कैल्शियम है, कैल्शियम। तो हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। यूपीटेट 2011 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। अभी मैंने बताया कि मैग्मा ठंडा हो जाता है, फिर कौन सी चट्टान बनती है? फिर बनती है आग्नेय, मतलब कि इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापा जाता है। भूकंप हम लोग किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से। किससे? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप। सुनामी का कारण है, देखिए सुनामी का कारण क्या है, को ऑप्शन देख लीजिए। एक बहुत ही गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल से भूकंप। जब समुद्र की सरफेस, जैसे हम लोग सरफेस पे खड़े हैं, वैसे समुद्र भी, किसी समुद्र का भी एक कहीं ना कहीं पे जाके तल होगा। ठीक है, उस तल में जब भूकंप आता है तो सुनामी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए, भूकंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगना, सुनामी या चक्रवात। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगना वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तब होगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी एक ह्यूमन मेड चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। जो भूकंप आता है उसका जो हम लोग नापते कहते हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है, लेकिन उसकी वेव जो होता है वो कौन दिखाता है? वो दिखाता है सिस्मोग्राफ। क्या दिखाता है? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लियरिटी दे दूँ, क्लियरिटी दे दूंगा तो उससे आपको सब समझ अच्छे से आएगा। थोड़ा क्वेश्चन को मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, सुविधा के लिए। ये हमारी सरफेस है, ठीक। सरफेस के ऊपर जो सबसे पास में हमें पाई जाती है, सबसे पास में पाई जाती है, उसे कहते हैं शोभ मंडल। मैं लिख दे रहा हूँ बी वाला।
अब सौरमंडल को इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इंग्लिश मीडियम होंगे। उसे कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर, बी वाले को। इसकी रेंज होती है ग्राउंड से लेकर, ये होता है 10 किलोमीटर तक का। देखिए अबाउट 10 किलोमीटर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अबाउट 10 किलोमीटर होता है। फिर उसके ऊपर जो लाइन आती है, मैं अलग अलग चेंज कर देता हूँ। फिर इसके ऊपर जो लाइन आती है ये, इसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? ए वाला, समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बोल दे, स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में लिख दे, तो क्या करोगे आप लोग? ठीक। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10 से 50 किलोमीटर। समताप का मतलब है टेम्परेचर सेम रहता है, तो यहाँ पे जितनी भी समताप मंडल में जितनी भी फ्लाइट्स होती है वो यहीं उड़ती हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट देखें, इसके ऊपर आता है हमारा मीजोस्फेयर, मतलब मध्य मंडल, सी वाला। क्या आता है? सी वाला, मीजोस्फेयर। वो आता है 50 से लेकर अबाउट 85। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मध्य, लिखा है ठीक है। तो मीजो, मंडल का अर्थ है स्फेयर। इसके ऊपर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो तो मैं ऑरेंज कर दे रहा हूँ, थर्म गर्म, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं थर्मोस्फेयर। और आयन मंडल की बात रही, सबसे ऊपर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर। अब देखिए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इनसे हम अपने आने वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, जितना मैंने बताया है। इसके अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, कौन सा नज़दीक है भाई? ऑप्शन देख के बता दो। बी वाला लिखा है ना, ट्रोपोस्फेयर, मतलब कि सौरमंडल। अब इसी से क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये सब कौन रोकती है? समताप मंडल, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है। कौन रोकती है? समताप मंडल। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका तो मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ेगा कि किस यंत्र से क्या नापा जाते हैं। तो वायु दाब नापने वाला यंत्र को जाना जाता है बैरोमीटर के नाम से। किस नाम से? बैरोमीटर के नाम से। देखिए बाकी सब जानते हैं हम लोग, है थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है बॉडी के, ठीक है। सिस्मोग्राफ भूकंप जानने के लिए, अर्थक्वेक भूकंप नापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता नापने के लिए, आर्द्रता मतलब कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप किसी भी सवाल को दो टाइप से कर सकते हैं, या तो आपको उसका एग्जैक्टली आंसर पता हो, दूसरा बाकी तीन आपको पता है कि नहीं है, ठीक है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, मुझे वो प्रश्न याद है कि कितने परसेंटेज पे एग्जैक्टली पॉइंट के 2D तक का दे रखा है, तो मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अब देखिए, इसमें लिखा हुआ सारे ऑप्शन इंग्लिश में है, इंग्लिश को मैंने हिंदी में लिख दिया गया है, इंग्लिश कर दी गई है। तो आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर। तो मैंने किसमें बताई थी? समताप मंडल, ठीक है। सेकंड वाले में, मतलब सेकंड वाला कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। सबसे नीचे ट्रोपो, नंबर पे स्ट्रेटो, नंबर 3 पे मीजो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। इसमें लोगों को मन में डाउट आ सकता है, बहुत डाउट मत पैदा करिए, स्थल मंडल पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। और आज का आखिरी सवाल। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा होती है?
तो वो होती है, मैंने इसमें ऑप्शन पॉइंट के 2 डी तक डाले हैं, तो होती है 78.09। ये है नाइट्रोजन की, ये है ऑक्सीजन की, ठीक है। और ये जो है ये हमारी है ऑर्गन की। इसी के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।